नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस समय केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करेगी। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे कितनी होगी, इस बात की भी चर्चा हो रही। इसी बीच महंगाई भत्ते यानी डीए की कैलकुलेशन के बेस ईयर को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चूंकि महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, तो आसान भाषा में डीए से जुड़े सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो क्या बदलने वाली है महंगाई भत्ते की पूरी कैलकुलेशन? आज के शो में सबसे पहले इसी मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सैलरीड मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स खत्म करने की मांग क्यों उठ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में जुलाई महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने क्यों निकाले हजारों करोड़ रुपए, इस मामले को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे फिटमेंट फैक्टर, जो डीए मर्ज करने को लेकर और तमाम तरह की खबरों से इतर। अब बात करेंगे डीए के कैलकुलेशन को लेकर। सर, कहा जा रहा है कि जो कैलकुलेशन करने का जो पूरा मेथड है, जिसके बेस पर कैलकुलेशन होती है, गणना होती है डीए को लेकर, आप भी कई बार हमें समझा चुके हैं कि विशाल, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर डीए का कैलकुलेशन होता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि इसका जो बेस ईयर है वो 2016 इज इक्विवेलेंट टू 100 के पॉइंट का। ये जो थोड़ा जटिल मामला है, आप समझाइएगा, इसके बेसिस पर है। अब चल रहा है 2026, क्या इसी को बदलने की मांग है? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। देखिए विशाल, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला और ऐसा मसला है जो हम लोगों ने इतनी दफ़ा मनी सेंट्रल में बात की, 8th पे कमीशन की, और तमाम जो कर्मचारी संगठनों के मेमोरेंडम हैं उन पर भी हम लोगों ने विशाल बात की। लेकिन किसी मेमोरेंडम में अब तक जितना मैंने देखा है और आपने भी संभवतः नोटिस किया होगा, किसी भी कर्मचारी संगठन ने संभवतः इस बात पर फोकस या इस बात को इंगित नहीं किया कि आपका जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इसमें भी मॉडिफिकेशन किए जाने की जरूरत है। अब तक बात क्या आई कि साहब डीए को या तो आप मर्ज कर दो या डीए को बढ़ाया जाए, महंगाई को आप देखकर उसको उस हिसाब से यूनिफॉर्म भत्ता है, इन चीज़ों को लेकर किया गया जी। किसी भी कर्मचारी संगठन ने, अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, इस बात का जिक्र नहीं किया कि सरकार को जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, आपका जो महंगाई नापने का जो तरीका है, जिसके जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर तय होता है, उसमें आमूलचूल बदलाव किया जाए। लेकिन प्रवीण सर, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। कई बार ऐसा था, जब मैं शो भी करता था या लाइव भी जाता था, तो उसमें तमाम कमेंट्स में ये चीज लिखे आते थे कि महंगाई अगर आप धरातल पर जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा महसूस होती है, लेकिन सरकार जो देती है 2%, 3% देती है। और ये भी आरोप लगाया गया कि जब से कांग्रेस की सरकार गई है, बीजेपी जब से आई है, उसके बाद से हमने जो डीए है वो बड़ा नगण्य मिलता है, नेक्स्ट मतलब जीरो। नहीं, तो अब देखिए, बड़ा मसला विशाल इस बात का आता है कि क्या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, क्या ये एक्चुअल महंगाई को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इसमें वक्त के साथ बदलाव किए जाने की जरूरत नहीं है? बदलाव केवल और केवल जो हम बात करते हैं कि साहब बेस ईयर बदल दिया जाए, जो अभी 2001 के बाद 2016 किया गया, जहां से उसको बेस ईयर माना गया, वहां से गणना 100 से शुरू की गई, क्या उसको आपका मौजूदा साइकिल में यानी 2024 या 2026 किया जाए? और ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठता है क्योंकि इसी साल 2026 में ही सरकार ने सीपीआई का बेस ईयर बदल दिया। पहले जो आपका 24 किया गया है, पहले 2012 था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2012 से बदलकर 2024 किया गया। इसी तरह केवल इतना नहीं किया गया, इसी तरह जो जीडीपी को नापने का तरीका था, उसको भी 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया। तो जो दो बहुत महत्वपूर्ण बेसिक जो इंग्रेडिएंट हैं हमारे पूरे इकोनॉमी को समझने के, जिसके जरिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों अपने पॉलिसी फ्रेम करते हैं, उनको तो सरकार ने बदल दिया। लेकिन किसी की नज़र इस बात पे नहीं गई कि साहब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, वहां पर भी बदलाव किया जाए जी। और आप एक चीज़ और देखिए, जो नया सीपीआई का जो बेस ईयर बदला गया, उसमें जो सीपीआई को कैलकुलेट करने का तरीका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि बेस ईयर बदल दिया गया, 2024 कर दिया गया है, उसका दरअसल पूरा कंपोजिशन बदल दिया सरकार ने। उसमें जो पूरा वेटेज था, अलग अलग जो आपके घटक हैं उसके, उनका वेटेज बदला। अब तक जो चीजें नहीं थी
वो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्राइस, आप ऑफलाइन भी करते हैं ऑनलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन के प्राइसेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं था। बिल्कुल। इसको कहाँ लेकर आया गया, इसको जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है HCES, उसका जो 2023-24 का जो सर्वे है उसके साथ इसको लिंक किया गया। उसमें आपका ऑनलाइन शॉपिंग, OTT के सब्सक्रिप्शन, आप जो लेते हैं, इंटरनेट का खर्च, आपका मोबाइल पर खर्च कितना है, और इसके साथ जो दूसरे हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर हैं, यानी एक घर को चलाने में अब खर्चों की शक्ल किस तरह से बदली है आपकी। 2011-12 का पुराना दौर हो गया, 2024 में किस तरह से शक्ल बदली है, सरकार उसको लेकर आई। लेकिन जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इनका ना तो बेस ईयर बदला और ना किसी भी कंपोनेंट को बदला गया मौजूदा वक्त के हिसाब से। तो अगर सरकार इसमें बदलाव करती है, और इसीलिए मांग बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सरकार ने बेस ईयर बदला, और केवल बेस ईयर नहीं बदलने से काम चलेगा, इसका जो पूरा का पूरा असली खेल होगा विशाल, वो होगा वेटेज को चेंज करने में। ओके। जो नया अब जो आपका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है या जो खर्च है, उनका पैटर्न किस तरह से बदला, जो आपने आम आदमी के लिए तो कर दिया, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए नहीं किया विशाल। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, NCJCM के कन्वीनर साहब से जब मेरी बात हो रही थी, शिव गोपाल मिश्रा साहब, वो इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे थे प्रवीण सर, कि आजकल के जो लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो आजकल मॉल में जाती है, बच्चों को जो है लेकर जाती है, उसके लिए जो है नए नए कपड़े खरीदती है। नहीं, लेकिन वो ये तो बात कह रहे हैं कि महंगाई की शक्लो सूरत बदली है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ से पकड़नी है, वो बदलाव आएगा कैसे जी? वो बदलाव आपका केवल और केवल यूनिफॉर्म भत्ते को 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने से नहीं होगा। वो बदलाव आपका आएगा जब आप बेस ईयर चेंज कराएंगे, और जब आप सारे जो कंपोनेंट है उनको न सिर्फ रिवाइज करेंगे बल्कि उनका वेटेज भी चेंज कराएंगे। तो सर, इसी के साथ अगला सवाल ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग के साथ ही क्या बेस ईयर भी बदल जाएगा? मुझे लगता है कि इसको होना चाहिए विशाल, क्योंकि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप 2016 के बेस ईयर पर रखकर, और मौजूदा कर्मचारी, चूंकि देखिए 8th पे कमीशन में आप पूरा का पूरा पे स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, हर चीज को आप रिवाइज कर रहे हैं, आप पेंशन तक को रिवाइज करने की बात कर रहे हैं कि साहब क्या चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, क्या पुरानी पेंशन को लाया जा सकता है, या लास्ट वेतन का 67% तक दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। जब आप इतने लार्ज स्केल पर 10 साल बाद जब आप पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अभी देखिए CPI को मॉस्पी देता है, CPI का डेटा, CPI IW जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसका डेटा देता है कौन, उसका डेटा लेबर मिनिस्ट्री देती है। पूरा का पूरा जो इन दोनों का स्ट्रक्चर है महंगाई को नापने का, वो बिल्कुल अलग है, और उसमें सरकार फिर 2.88 का एक लिंकेज फैक्टर जोड़ती है। तो मेरा मानना ये है, या बड़ी चीज, कि जब 8th पे कमीशन इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, तो जो कर्मचारी संगठन है और खुद 8th पे कमीशन, उनको भी जब आपने 2 बड़े डेटा बदले इस साल, उनका बेस ईयर चेंज किया और उनका, ताकि आप सही तस्वीर पा सकें, तो यहाँ पर भी सरकार को सही तस्वीर विशाल निकालनी चाहिए। अगर ये समस्या दूर हो जाती है सर, तो बड़ा रामबाण जो है इलाज हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है। उसमें भी देखो, मैंने कुछ डेटा निकाले। प्लीज सर, प्लीज बताएं। जैसे अभी 2016 के हिसाब से अगर आप देखें, और इसमें एक चीज और होती है, जो वेटेज है, या जो आपका जब आप DA को तय करते हैं, तो उसमें 12 महीने का एवरेज लिया जाता है। अभी फूड का वेट जो है, पूरा इंडस्ट्रियल वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जब आप CPI निकालते हैं तो उसमें 39% है। जब आप 2024 या 2026 का बेस ईयर लेकर चलेंगे, और अगर आप वेटेज को चेंज करते हैं, अगर आप कंजम्पशन का पैटर्न देखेंगे, तो हो सकता है ये घटकर आपको 34-35% आ जाए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। हाउसिंग का जैसे अभी 17% है वेटेज जी, इस पूरे मौजूदा उसमें व्यवस्था में, हो सकता है ये बढ़ जाए, क्योंकि हाउसिंग का खर्च आपका सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। आप बता भी रहे थे कि HRA को जो है XYZ कैटेगरी में उसको भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कई कर्मचारी संगठन। बिल्कुल। इसी तरह क्लॉथिंग और फ्यूल का है, हो सकता है 5% आ जाए, और मिसलेनियस का हिस्सा अभी है 30% इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, हो सकता है ये बढ़कर 37 या 40% पर पहुंच जाए। मिसलेनियस खर्च में अब आपके हेल्थ केयर का खर्च हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च हो गया, टेलीफोन का खर्च हो गया, आपका मॉडर्न जो आपका जिस तरह डिजिटल इकोनॉमी हुई है, ये चीजें हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन है। बच्चों की एजुकेशन में अब अगर आप देखो 2016 के बेस ईयर में और बच्चों की पढ़ाई को, तब के खर्च को अब आप कंपैरिजन कीजिए, जहां हर साल 10% का इन्फ्लेशन, बिल्कुल नॉमिनल इन्फ्लेशन आप मान लीजिए, जो 10% के बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता ही होता, बढ़ता ही बढ़ता है हर साल। तो क्या वो चीजें आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं इसको? जी,
तो ये मुझे लगता है एक बड़ा मसला है जिसको कर्मचारी संगठन भी अब तक संभवतः मिस करते हुए नजर आए। चलिए प्रवीण सर, तो क्या अगला सवाल मेरा ये होगा कि क्या बेस ईयर बढ़ने से जो ही तत्काल रूप से जो मैं कहूँ कि डीए भी बढ़ जाएगा? नहीं, ये देखिए ये वही बात है कि इसमें एक तो अगर आप बेस ईयर चेंज करते हैं केवल उससे काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको उसके साथ आपको पूरा का पूरा वेट जो है कंपोजिशन उसको बदलना होगा। जिस तरह से आपने सीपीआई में चेंज किए हैं, डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको आपने इसमें इंक्लूड किया, वो करना होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिंकेज फैक्टर क्या है। अभी जैसे 2001 से जब आप 2016 पर शिफ्ट हुए तब आपने 2.88 का लिंकेज फैक्टर डाला। लिंकेज फैक्टर कितना होता है उस पर डिपेंड करेगा। और इसी वजह से जब आप ओवर द एक लंबे पीरियड में आप चलेंगे 11-12 महीने, तब इसका सही असर आपको दिखाई देगा। पूरा एक्चुअल जो फैक्टर इन होगा वो आएगा। और सबसे बड़ी चीज जो डिसाइडिंग फैक्टर होगी विशाल, वो होगा कि वेट किसको कितना मिलता है, आपका फूड का कितना होता है या बाकी। मैं समझ गया सर, लेकिन सर एक और मौजूद सवाल है जो बार बार उठता है। कहा जाता है कि जब भी नया वेतन आयोग आता है तो जो डीए मिलता होता है, जैसे मान लीजिए अभी 60% के आसपास डीए मिल रहा है, उसको कहा जाता है कि वो या तो जीरो हो जाता है या उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग में जो डीए अभी फिलहाल 60% के आसपास मिल रहा है, इसमें एक दो और चीज़ जुड़ेंगी, क्योंकि अभी जो है दिवाली के आसपास भी एक ऐलान हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो क्या फिर से जीरो हो जाएगा या नहीं? अब देखिए ये यहाँ क्या सरकार फैसला करती है, क्या नए जो 8th पे कमीशन लाने पर क्या बिल्कुल शुरुआत से ये जीरो होने का मतलब है कि डीए का मर्जर हो जाना आपका बेसिक के साथ, जिसकी डिमांड भी की जा रही है। तो क्या सरकार करती है कि नहीं करती, ये आगे देखना होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास कमाता है, टैक्स देता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? खराब सड़कें, जहरीली हवा, दूषित पानी और भ्रष्टाचार। इन्हीं सवालों के साथ अब शहजाद पूनावाला ने टैक्स सिस्टम को लेकर एक ऐसी मांग उठा दी है जिसने नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी से इस्तीफा दे चुके शहजाद पूनावाला ने अपने मैनिफेस्टो में सैलरीड मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक आम लोगों को जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं मिलती, तब तक आखिर जो है मिडिल क्लास से इतना भारी भरकम टैक्स क्यों लिया जाए। तो क्या अब मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर देश में एक नई बहस शुरू होने वाली? आखिर शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्यों कहा और उनके इस टैक्स मैनिफेस्टो में और क्या क्या मांगे हैं? प्रवीण सर से जो है पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने टैक्स को लेकर भी बात कही है सर, जेप्टो ब्लिंकिट को लेकर जो अभी जिस तरह से जो ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं एफडीए की तरफ से, वो भी मामला इंक्लूडेड, और E20 वाला भी मामला कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। तो ओवर टू यू शहजाद पूनावाला। तो हम लोग बड़े प्रखर उनको मानते थे कि बीजेपी के प्रवक्ता इस्तीफा दे दिया सर। हाँ, उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया और आज भी एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि साहब मैंने तमाम जो पद हैं पार्टी के सक्रिय सदस्यता उस सबसे जो कार्य मुक्त करने की उन्होंने मांग की है और कहा है कि तत्काल जो है इस्तीफा मेरा स्वीकार किया जाए। तो खैर वो एक अलहदा विषय है, लेकिन उसको पार्टी को छोड़कर और जिस फील्ड की तरफ अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं विशाल, उसमें जनता से जुड़े मसले बहुत सारे दिखाई दिए, जो हमने अब तक एक दो चीज़ें देखी हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से हम आज इस चीज़ को चूँकि मनी सेंट्रल में डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी जो बात है या विषय है वो ये है कि क्या टैक्स को लेकर जिस तरह की बार बार जो बातें आती हैं, जिसको लेकर सरकार ने बीते साल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया और 12 लाख रुपए तक की, बल्कि सैलरीड के लिए 12,75,000 रुपये तक की टैक्स छूट किया, क्या वहाँ सरकार पर अब एक नया प्रेशर बिल्ड होगा इस बात के लिए कि इस टैक्स का दायरा जो है छूट का वो और बढ़ाया जाए? क्या जिस हिसाब से लोगों की कमाई है उस हिसाब से उन पर टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है और उस हिसाब से सहूलियतें लोगों को नहीं मिल रही। और ये बड़ा मौजूद विषय है। अगर आप दैनिक जनजीवन को अगर आप देखेंगे, ये भी तर्क दिया जा रहा है कि रोजमर्रा के सामान अगर आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी आप जीएसटी जो है पे करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपकी कमाई हो रही है उस पर आप तो टैक्स दे ही रहे हैं, विभिन्न चीज़ों पर जो है आप सेस ले रहे हैं। इसके अलावा जो है बुनियादी सुविधाओं में अगर आप देखिए तो उसमें घोर कमी देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी का सवाल किसी ने डाला था किसी प्लेटफॉर्म पर कि साहब 10 लाख अगर आप कमाते हैं तो 4 जो है महीने आप सरकार के लिए काम करते हैं, इतना टैक्स सरकार ले लेती, 30-40% का टैक्स आपके ऊपर से चला जाता है 10 लाख कमाने पे। मतलब किसी ने संभवतः ऐसा सवाल लिखा था जिसको लेकर उन्होंने इस चीज़ पर टिप्पणी की है। तो
ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा और केवल इस चीज़ से नहीं कि आपकी बुनियादी सुविधाएं, बल्कि अगर आप जॉब की स्थिति को देखेंगे और उसके साथ जुड़ी हुई विशाल महंगाई को देखेंगे, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, लोगों की कमाई स्टैग्नेंट हुई है, नौकरियों की स्थिति यह है कि नौकरियां मिलना मुश्किल है। और हम लोगों ने पिछले भी मनी सेंट्रल में बात की थी कि साहब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए नौकरी आपकी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक मिल पाना और ज़्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली सर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ठाक भी पढ़े, उनको मजबूरी में या तो डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है या फिर बाइक और इस तरह की ड्राइवर पार्टनर बनना पड़ रहा है। ऐसे कई बार लोग मिलते हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको बाइक भी चलानी पड़ रही है जी। पढ़े लिखे लड़के हैं। तो ये जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें क्या आप जो टैक्स का जो बर्डन है, जिसमें आप डायरेक्ट टैक्स तो लग ही रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी तमाम तरह से लग रहा है, जिसकी बात पूनावाला ने भी की है कि साहब न सिर्फ आप जीएसटी ले रहे हैं, बल्कि आप फिर सेस भी ले रहे हैं, टोल भी ले रहे हैं और तमाम तरह के टैक्सेस के जरिए सरकार जो है वो कमाई कर रही है। तो क्या इनको मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी छूट दी जानी चाहिए? क्या सैलरीड क्लास को टैक्स से कट मिलना चाहिए, टैक्स ब्रेक मिलना चाहिए? तो इस तरह के कई प्रवीण सर, इसमें एक तर्क है, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार कहती है कि इस देश की आबादी है 150 करोड़, कुल लेस देन 10% ऑफ द पीपल आर पेइंग द इनकम टैक्स, ये भी तर्क दिया जाता है। तो सरकार कहती है कितने कम लोग टैक्स देते हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम इस सरकार ने जो है आप पर बोझ डाला हो। इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जो लोग कम टैक्स दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स के नेट में एक्चुअली आने चाहिए, लेकिन उनसे सरकार टैक्स ले नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारा कामकाज कैश में होता है, बहुत सारे इधर उधर के तौर तरीके अपनाकर टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसका अगर सरकार ऐसे लोगों से टैक्स नहीं ले पा रही, तो इसकी जिम्मेदारी क्या टैक्स पेयर्स पे जानी चाहिए? टैक्स पेयर पर, जो लोग टैक्स दे रहे हैं या सैलरीड क्लास, उस पर जानी चाहिए कि साहब 10 लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, उनकी जिम्मेदारी जो एक आदमी सैलरीड है, जिसकी सारी इनकम अकाउंटेड है, उसके माथे पर पड़नी चाहिए, उसके सिर पर पड़नी चाहिए कि आप टैक्स दीजिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, बेसिकली किसी दूसरे की बेईमानी, किसी एक व्यक्ति की ईमानदारी पर आप उसको पढ़ना भारी पड़ रही है, वो ये चीज परेशानी पैदा करती है। दूसरी बात, उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा फ्री बीस को खत्म कीजिए। अभी आज मैं दिल्ली से होता हुआ आ रहा था, एक जगह नया आनंद विहार के पास ही नया एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट या बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पर अटल कैंटीन चलेगी। उसका इनॉग्रेशन भी संभवतः हो गया। 5 रुपए में खाना अटल कैंटीन के जरिए। आप सोचिए कि 5 रुपए में खाना मुहैया कराने के लिए सरकार को जाहिर तौर पर उसको अपने खजाने से सब्सिडी देनी होगी। क्यों ऐसा सरकारों को करना पड़ रहा है, जहां पर कि लोगों को 5 रुपए या 10 रुपए में खाना देना पड़ रहा है? सरकार को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है फ्री में? हर महीने 35 किलो अनाज आप दे रहे हैं, अंत्योदय योजना अलग चला रहे हैं, बाकी की स्कीम अलग चला रहे हैं। उसके बाद आपको दूसरी रेवड़ियां देनी पड़ रही हैं, किसी को 2000 रुपए, किसी को 500 रुपए, किसी को 1000 रुपए, किसानों को 6000 रुपए साल के देने पड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए तमाम लड़की बहन योजना या तमाम इस योजना जो पूरे देश भर में चल रही हैं, किसी को साड़ी देनी पड़ रही। तो ये योजनाएं जब आप चलाते हैं, जिसकी बात पूनावाला भी कह रहे हैं, तो ये एक एडिशनल बर्डन आखिरकार डालता है किसी एक टैक्स पेयर पर, और वहीं से फिर मुश्किलों की शुरुआत होती है कि आप साहब जो इंफ्रा देना चाहिए, जो सड़कें ठीक हो, जहां जब आप दिल्ली एनसीआर की ही अगर हम बात करें, जब आप घर से निकलते हैं दफ्तर आने के लिए, तो आपका 1-1.5 घंटे का संघर्ष, कोई त्योहार आ गया तो आपका संघर्ष बढ़ जाता है ऑफिस पहुंचने का, और ऑफिस से बारिश हो तो घर पहुंचने का, बारिश हो गया तो फिर स्थिति अलग ही हो जाती है। लोग डूब जाते हैं, लोग गड्ढों में गिर जाते हैं। जहां 200 रुपए में आप अगर चले जाएंगे किसी तो क्या सरकार जब आपसे टोल लेती है, सरकार जब आपसे टैक्स लेती है, तो क्या सरकार, और अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 50 की स्पीड है किसी सड़क पर पर्टिकुलर पर, और आपकी गाड़ी 55 हुई, तो जो कैमरा लगा वो आप पे चालान आपके मोबाइल पर आ जाता है। लेकिन क्या जब आप जाम में फंसे तो सरकार उसको कॉम्पनसेट करती है कि साहब आप जाम में फंसे हैं 1 घंटे, तो जो कैमरा लगा है जब आप 50 से 55 पे पहुंचे तब आपकी फोटो खींच के चालान भेजता है, वही कैमरा आपके
जो नंबर प्लेट को स्कैन करके आपके खाते में 500 रुपए या 1000 रुपए क्यों नहीं भेजता कि साहब आप 1.5 घंटे जाम में खड़े चलिए सर, उतना भी ना करे, कम से कम उस कैमरा बता दे वहां लोकल आरटीओ को कि भाई उसको क्लियर कराए, वहां ट्रैफिक पुलिस जो लोग देखिए ये सिस्टम, और इसीलिए बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं ये सरकार आपसे पैसा लेना चाहती है। ये सिस्टम ऐसे लोगों को पनिश करता है जो लोग एक्चुअल या वास्तव में सरकार के प्रोडक्शन में या देश की इकोनॉमी के प्रोडक्शन में बड़ा योगदान देते हैं जी। जो टैक्स दे रहे हैं वही पनिशमेंट झेल रहे हैं विशाल। चलिए, अब शहजाद पूनावाला ने सर जो है 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी जो है बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि बैक टू पवेलियन हो जाइए, कह रहे हैं कि मोटर ब्रिक एंड मोर्टार जो है, यानी जो आपके घर के आसपास के जो किराना दुकान है, छोटे दुकानदार है, उनसे जाइए और सामान खरीदिए। उसके पीछे तर्क ये दिया गया, जो हाल फिलहाल में भी जो रेड मारा गया सर, जो एफडीए की तरफ से जो मारा गया है सर, महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ तुकाराम जो है मुंडे ने जो है बड़ी अच्छी जो है कदम जो है चला रहे हैं। वो स्विगी, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे जगहों पर जो है छापेमारी करवा रहे हैं और वहाँ जो है वाकई जो असलियत तस्वीर है वो जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियोज़ में हम लोगों ने भी देखा है सर, ऑफिशियल्स जब रेड मारते हुए दिख रहे हैं डार्क हाउस पे, डार्क स्टोर्स पे, तो जानते हैं क्या है वहाँ से सर कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, चूहे, छिपकली, ऐसी चीज़ें निकल रही हैं। सब्जियाँ जो रखी हुई उसके रैक इतने गंदे हैं, हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन मंगाते हैं तो एकदम इतना अच्छा सील्ड पैक ताज़ा तरीन सब्जी होगा, 10-20 रुपये फालतू ही ले रहा होगा लेकिन अच्छा चीज़ दे रहा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि मुंडे साहब को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा। एक इंटरव्यू में देख रहा था उनका, उनमें वो कह रहे हैं कि बाहर जाइए, पर परिवार को लेकर जाइए, तो बहुत ज़रूरत हो तभी कुछ भोजन करिए, नहीं तो मत करिए। ऐसी स्थिति आ गई सर। हाँ देखिए, अब ये स्थितियाँ इसी तरह की हैं कि जहाँ आप खाने की सेफ्टी को लेकर किसी तरह की, और देखिए इसको लेकर पिछले 50-60 साल में विशाल में किसी भी ऐसे विषय पर बात करता हूँ तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि दरअसल 60-70 साल में जो बहुत बुनियादी चीज़ें थीं जिन पर काम किया जाना चाहिए था, मसलन लॉ एनफोर्समेंट पे काम किया जाना चाहिए था, बाकी चीज़ों के साथ ही साथ कि लोग कानून को माने, लोगों में कानून का डर हो, भय हो, सरकार भी कानून से चले, लोग भी कानून से चले, उस चीज़ को मुझे लगता है कि डिस्करेज किया गया। कभी इस चीज़ का पालन नहीं किया गया। नियम बनाए गए, कानून तमाम बनाए गए, लेकिन उनका कभी इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ नहीं। जिसकी जो मर्जी हुआ इस देश में उस व्यक्ति ने वो काम किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है सीबीआई को लेकर कि केस्ड पैरट, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है एफएसएसएआई को कि लगता है आप ही के ऊपर जो है पूरी जो है तमाम कंपनियां वो हावी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतना एक्टिव होना पड़ रहा है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो एक्टिव है, लेकिन जो लोकल एजेंसियां हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका संभवतः काम जिस तरह से किया जाना चाहिए था, कई बार पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से चीज़ें नहीं होती कि साहब कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको पकड़ने गए तो दबाव आया और आपको उसको छोड़ना पड़ा या चीज़ें खारिज करनी पड़ी, या करप्शन विशाल इस वक्त की देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से एक है। इस करप्शन की वजह से बहुत सारी जो हम गड़बड़ियां होते हुए देखते हैं, और पॉलिसी के जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें जो जिस तरह की गड़बड़ियां लगती हैं कि जो यूजलेस पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कई दफ़ा उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सब दरअसल उसका एक बड़ा पार्ट होता है उसके पीछे करप्शन का। सर करप्शन का आलम ऐसा है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, आईपीएस बने हैं नवनियुक्त, मतलब अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहीं पर वो 1 करोड़ रुपए घूस का डिमांड किया, पकड़ा गए हैं। रोज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है। ट्रेनी आईपीएस, इस देश का आईएएस आईपीएस भ्रष्टाचार का के अंबार पे हम बैठे हुए, ग्रीड के दरअसल ढेर पे है इस देश में, और सबको ये लग रहा है कि इस वक्त जितनी तेजी से जो जिस तरीके से पैसा कमा ले वो कमा ले। खैर, लेकिन ये सब चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं विशाल। चलिए सर, तो जेप्टो वाली भी बात हो गई, तो इसके अलावा सर E20 पर भी इन्होंने कुछ बात कही। E20 वाले मामले को समझने की कोशिश करें सर कि E20 से जो थोड़ी दिक्कतें हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। हाँ ना, E20 को लेकर देखिए एक पूरा नेशन वाइड एक वो मूवमेंट बना। अब ये भी बात आ रही है कि साहब जो पुरानी बनी हुई गाड़ियां हैं उनको E10 उनको दिया जाए, उसका ऑप्शन उनके सामने रखा जाए। तो E20 को लेकर तमाम चीज़ें ऑलरेडी हैं, लेकिन एक जो मसला है, जो नोटिस गया है शाहरुख खान को, आपके अजय देवगन को, और वो विशाल बड़ा महत्वपूर्ण टाइगर श्रॉफ को सर 9 पेज का नोटिस भेजा गया और कहा गया है कि आपने जो है भ्रामक प्रचार किया और इससे जो है उस प्रचार की वजह से समाज में गलत मैसेज गया। और आपसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी कर रहे थे, आप बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि विशाल इस देश में
पान मसाला गुटखा को किस तरह से इलायची के नाम पर बेच दिया जाता है। और उसी तरह से मेरे पास एक रिपोर्ट भी है सर कि एफएसएसएआई ने सख्ती दिखाई और 6 बड़ी कंपनियों ने जो है उस वजह से लेवल बदला है, गलत जो है दावे उसको जो है हटाने की कोशिश की है। वेगन लिखा हुआ था, हेल्दी लिखा हुआ था, उसको हटाने की कोशिश की। 2 कंपनियों ने तो अपने ट्रेडमार्क बदले सर इस कार्रवाई की वजह से। और एक तो है खबर जो आ रही है सर कि पानी का जो प्रोडक्शन है, आयोटा नैनो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने पानी का प्रोडक्शन जो है वो बंद किया है। अपने प्रोडक्ट के लेवल से जो भ्रामक जो बातें थी, दावे थी, उसको हटाने की कोशिश की है। इसके अलावा तमाम लिस्ट है सर इस देश में। ये जो अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को दिया गया, दरअसल ये मसला है आपका, आप कहिए कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, या आपका इनडायरेक्ट प्रमोशन का, या जिसको हम कहते हैं डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, जिसके जरिए आप जिस प्रोडक्ट को की रोक है बेचने की, महाराष्ट्र में गुटखा बेचने पर रोक है, लेकिन आप और उसी के तहत जो सेक्शन एफडीए का सेक्शन 24 है उसको इन्वोक किया गया है। और इन एक्टर्स से उनके कॉन्ट्रैक्ट मांगे गए कि साहब आपने जिस ऐड को करते हैं उसका आप कॉन्ट्रैक्ट भेजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। तो आप जिस प्रोडक्ट को बेचने पर रोक है, आप उस प्रोडक्ट को नहीं बल्कि एक दूसरे प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ऐसी है जो आपको जो बैंड प्रोडक्ट है उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करती है, एक आम कंज्यूमर को। और ये केवल मसला केवल एक इस मामले का नहीं है। लिकर जो कंपनियां हैं या गुटखा जो कंपनियां, उनके तमाम ऐसे ऐड हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोडा का एडवर्टाइजमेंट है, एक्चुअल ऐड जो है या एक्चुअल आप ब्रांड रिकॉल कराना चाहते हैं कंज्यूमर की मेमोरी में, वो उस लिकर प्रोडक्ट का है। या आपने वाटर का लेबल्ड वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, उसका ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो दरअसल किसी लिकर उसका है। या इलायची का होगा कि साहब आप कह रहे हैं कि मैं इलायची बेच रहा हूं, लेकिन ये ब्रांड जो है आपको वो याद दिला रहा है कि साहब इसी का तो गुटखा भी आता है। कहा जा रहा है कि आप केसर खा रहे हैं। हाँ, आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, जो कि एक ब्रांड प्रोडक्ट को बेच रहा है या जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने पर प्रोहिबिशन है, रोक है, उसको आप किस तरह से दिखा रहे हैं, एक डिसेप्टिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर है। और ये एक बड़ा गंभीर मसला है जिसमें एक दोहरापन भी नजर आता है कि आप साहब मान लीजिए एक प्रोडक्ट को या एक ब्रांड के साथ इस तरह के नोटिस दे रहे हैं, उनसे डिमांड करें, लेकिन जो बाकी के जो ऐड आते हैं इस तरह के, चाहे लिकर के हों चाहे गुटखा के, इन सबको इस दायरे में आना चाहिए। क्या सेम ब्रांड है, क्या जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं वो वाकई मास लेवल पर आप बना भी रहे हैं कि नहीं। मसलन तमाम जो लिकर कंपनियां, उनके जो ड्रिंकिंग वाटर का जो ऐड दिखाते हैं वो क्या वाकई बना रहे हैं, क्या बिक भी रहा है, या केवल और केवल आप अपने जो कोर प्रोडक्ट है उसके लिए आप उसको चला रहे हैं। तो ये बड़े ऐसे मसले जहां पॉलिसी के भी दखल की बात होती है, जहां अब एक राज्य में एक अफसर ने शुरू की और इतने पूरा जो कैन ऑफ वर्म्स जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा पुलिंदा खुल जाना, वो खुलकर सामने आ गया। ये हालत फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की है वो। हाँ बिल्कुल, अगर आप समझिए इसको, अगर आप रेप्लिकेट कर दीजिए पूरे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्या ही हो रहा होगा, अगर कर दीजिए तो लाखों संस्थान ऐसे जो है वो बंद हो जाएंगे, लाखों रेस्टोरेंट और जो इस तरह की कंपनियां हैं, हो सकता है उनको ताले लगाने पड़े। मशहूर एक्टर परेश रावल सर, उनको कहना पड़ गया सीएम साहब को चिट्ठी लिखकर कि इनका जो है ऐसा ना हो कि इनका तबादला कर दिया जाए, इनके तबादले को रोकिएगा। और इस देश की हालत देखिए सर कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो है केसर खा रहे हैं, इलायची खा रहे हैं, और इस देश के तमाम हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आप चले जाइएगा, वहाँ अगर आप चले गए ना तो रूह कांप जाएगा। आपको पता चलेगा कि इस देश में कितने कैंसर के पेशेंट हैं और कितना तरफ के जो है अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। और सर देश की हालत तो आपको पता है, जिस तरह से हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहे हैं, उस तरह से जिस तरह से कैंसर को भी लेकर भी जो है आम बात हो गई, हर किसी को जो है सुनने को मिलता है कि भैया बताइए कैंसर हो गया। तो कहाँ से खाना एडल्ट्रेटेड है। पनीर को लेकर सरकार कह रही है कि 95% ऑफ जो पनीर है जो इस देश में बिक रहा है वो एकदम सही नहीं है, पनीर खराबी है। सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें आने लगी, नहीं तो विशाल पहले पता भी नहीं चलता था कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या कौन कहाँ क्या कर रहा है। सोशल मीडिया है तो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये देखो ये
कोई किसी का वीडियो बना के डाल देता तब एक्शन शुरू होता, पहले तो ये चीज़ें थी भी नहीं। और 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद सर रक्षाबंधन है, कितना मावा मिलावटी मावा सिस्टम में आ चुका होगा इसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और बाद में पता चलेगा कि भाई छापा पड़ा है, थोड़ा सा जो है 1000 किलो 2000 किलो जो मावा पकड़ा के बता दिया जाएगा कि देखिए मिलावटी मावा मिल रहा था, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर पहली नज़र में आपको लग सकता है कि निवेशक जो है अब इक्विटी से दूरी बना रहे हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड से करीब 44,824 करोड़ निकल गए, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज़्यादा पैसा जो है बाहर आ गया, सिस्टम से बाहर आ गया। अब सवाल उठता है कि यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या निवेशकों का बाजार से जो है भरोसा उठने लगा, यानी मोह भंग हो गया? लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट यही है, क्योंकि जिस वक्त इक्विटी फंड से हजारों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, उसी वक्त स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में पैसा तेजी से पहुंच रहा है और SIP के जरिए निवेश का सिलसिला भी लगातार जारी। तो आखिर निवेशक पैसा निकाल रहे हैं या अपना दाव बदल रहे हैं, या सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग है? प्रवीण सर, ओवर टू यू। नहीं, देखिए ये बड़ी रोचक और दिलचस्प कहानी है कि एक तरफ सिप में लगातार रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, ज़बरदस्त पैसा आ रहा है। और अगर जुलाई का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 32,000 करोड़ आया इसी जुलाई में। जून में 31,781 था। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, यानी जुलाई 2025 की बात करेंगे, तो 28,464 करोड़ रुपए आए थे, जिससे इस जुलाई को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 12% ज़्यादा है। तो सिप का नंबर तो ऊंचा है, लेकिन इक्विटी इनफ्लो हमें घटता हुआ दिखाई दिया मंथ ऑन मंथ। अगर आप बात करेंगे जून और जुलाई का नंबर विशाल देखेंगे। अब ये तस्वीर एक और चीज़ दिखाती है कि क्या इन्वेस्टर का सिप पर तो भरोसा बना हुआ है, लेकिन वो अनसर्टेन जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग का भी सहारा ले रहे हैं। और वही वजह है कि जहां आपका जो इक्विटी में जो रिडेम्पशन है वो 38% विशाल बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 44,000 करोड़ पर पहुंच गया। जी सर, इस कहानी का दूसरा जो एंगल ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेशकों का जो है इंटरेस्ट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो अनसर्टेनिटीज़ में कमी आ रही है, जो ग्लोबल टेंशन्स में कमी आ रही है, जो लोग समझ रहे थे कि 1-1.5 साल से थोड़ा सा जो है टर्मोइल बढ़ा हुआ था, उसमें जो कमी आ रही, तो लोग अब सोचे कि चलो भाई अब वक्त आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में, इस वजह से ये दाव चला जा रहा है? देखिए ये भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा बड़ी समझ में आ रही विशाल, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पिछले 1.5-2 साल बेकार निकले इन्वेस्टर्स के, इक्विटी में जो पैसा लगा था उसमें रिटर्न नहीं मिला। अब अचानक से अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल के बाद से तो बाजार में तेजी आई, बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इक्विटी के रिटर्न भी ठीक आए। इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ से पैसा आगे और बन सकता है, तो इन्वेस्टर्स ने अपने इक्विटी के जो पोर्टफोलियो थे उनको रीबैलेंस किया, पोर्टफोलियो को रीजेक्ट किया, रीबैलेंस किया और इक्विटी में से अपना पैसा थोड़ा बाहर निकाला। इस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन इस तरह से किया गया कि उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया गया, जहां उन्हें लगा कि यहाँ ज़्यादा आपको तेजी से रीगेन बड़े मुनाफे हो सकते हैं जी। और अगर आप मार्च अप्रैल के लो से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स 32% चढ़ा है विशाल जी। मिड कैप को देखेंगे तो 22% चढ़ा है और निफ्टी 10% इसी दौरान जो तेजी आई है उसमें। तो लोग, दूसरी चीज़ जो समझ में आ रही है, इन्वेस्टर थोड़ा मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ प्रॉफिट बुक करके आपका मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ जो रिस्क वाली नज़र आ रही है कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि साहब आपकी वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है या बढ़ी हुई है, वहाँ अचानक से तेज पैसा लगाना, और जो जुलाई के अगर इनफ्लो के आप आंकड़े देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के और उसके बनस्पत लार्ज कैप, जिनको ये माना जाता है कि साहब ये ज़्यादा सिक्योर्ड है, वहाँ आउटफ्लो नज़र आया है जी आपका जुलाई की 1322 करोड़ का। जुलाई में सर स्मॉल कैप फंड्स में निवेश जो है वो बढ़ा है, इसमें 38.7% की बढ़ोतरी और 7768 करोड़ पर पहुंच गया, जो जून में 5602 के आसपास था। लार्ज कैप में भी जो है जून में इस कैटेगरी में 2067 करोड़ का नेट इन्फ्लो हुआ था, लेकिन जुलाई में निवेशकों ने जो है 1322 करोड़ निकाल लिए थे। फोकस्ड फंड में भी निवेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एक बड़ी चीज़ है ना, लार्ज कैप से पैसे का निकालना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 30 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लार्ज कैप से इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया है।
लोगों को लग रहा है कि लार्ज कैप्स आप 2-4-5% या 7-8% का रिटर्न देंगे, लेकिन जो आपका स्मॉल कैप या मिड कैप है ये आपको तगड़े रिटर्न दे सकते हैं। चलिए सर, मार्केट्स की बात हो रही तो रामदेव अग्रवाल साहब की भी एंट्री कर देते हैं। आपने सुबह ही जो है अपने मार्केट की जो है एडिट मीट में आपने बताया कि देखो उनके तरफ से भी एक जो है स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ देखा है। क्या थी वो खबर सर, बाजार के लिए क्या वो पॉजिटिव है या नहीं, रामदेव अग्रवाल साहब? नहीं, बिल्कुल उनका तो जो है मानना है कि बाजार जो है अब आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। तो ओवरऑल अब देखिए ट्रेंड जो है वो थोड़ा बुलिश होता हुआ संभवतः जो तमाम जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद अब अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं उस हिसाब से। चलिए प्रेमी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9।